अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमी असम्बली में आज ऐसा माहौल बन गया कि हर तरफ शोर और गर्मा गर्मी फैल गई। इमरान सईद ने मोहसिन दावर को ऐसा जवाब दिया कि ऐवान में बैठे लोग भी हैरान रह गए। अल्फाज सख्त थे, लहजा जराहाना था और सियासी माहौल अचानक तब्दील हो गया। आखिर इमरान सईद ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसके बाद असम्बली का माहौल गर्म हो गया? क्या यह सिर्फ एक सियासी तकरीर थी या किसी बड़े सियासी पैगाम का आगाज़? आज की वीडियो में हम आपको बड़ी तकरीर और उसके अहम निकात दिखाएंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में आने वाला मंजर आपको हैरान कर देगा। इनका सामान उमर भाई अब जी जरा गौर से सुने जी। सर, जिनकी दुकानें राख हो गई थी, जिनके घर बर्बाद हो गए थे, वो कई अरसे से इस्लामाबाद के अंदर एहतिजाज करते थे। और ये जो अभी डेस्क बजा रहे थे, यहां पे तालियों का शोर आप सुन रहे थे। स्पीकर साहब, इनके दौर में ही ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उनके घर जो है वो आबाद नहीं हो सके। ये शख्स परसों उनके लिए हमने कोशिश की, जब वो एहतिजाज कर रहे थे और हम अपोजिशन में थे, मैं उनके साथ धरनों पे बैठा था, मैं उनके लिए आवाज उठाता था, लेकिन भूला नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि इमरान खान ही वही शख्स था जो कि 2004 में इसी ऐवान में खड़े होके न सिर्फ ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं, बल्कि दुनिया को असल चेहरा और असल पैगाम पहुंचाने के लिए वजीरिस्तान तक ड्रोन हमलों के खिलाफ लॉन्ग मार्च करते हैं। लेकिन यही शख्स ड्रोन हमलों के हक में बयानबाजी करता था। सिर्फ ये नहीं, मैंने 2 हफ्तों पहले की वाकया सुनाया कि 2 हफ्ते पहले वजीरिस्तान के अंदर ताजिर बरादरी जश्न मना रही है। जश्न किस चीज के ऊपर? कि जो हमारे घर तबाह हुए थे, जो हमारी दुकानें तबाह हो गई थी, उसका किसी ने कभी नहीं पूछा था। और इमरान खान की हुकूमत में उनको, उनके घर, उनकी दुकानें फिर से आबाद होना शुरू हो गई। ये शख्स वहां पे जाता है। स्पीकर साहब सुनिएगा कि कौन नौकरी अपनी पक्की कर रहा है और कौन वहां पे लोगों की दिलों में रहता है। ये शख्स वहां पे गया, वहां पे लोग जश्न मना रहे थे। जैसे इसको देखा तो वहां पे कौम, वजीरिस्तान के अंदर हल्का इसका कौम, वहां पे नारे और तकरीरें शुरू हो गई कि आप तो हमारे ऊपर सियासत करते थे, आप तो हमारी आवाज को दबाना चाहते थे। हम जूलिया पहला के आपके पास आए थे कि हमारे लिए, खुदा के लिए हमने आपको मुंतखब किया है, आप हमारे लिए आवाज उठाओ। आपने आवाज नहीं उठाया और मुराद सईद का नाम लिया कि ये इमरान खान का सिपाही हमारे साथ खड़ा था। इसको वहां से जाना नहीं, भागना पड़ता है। जाना नहीं। पूरी कौम, वजीरिस्तान की कौम को आपने एजेंट कर दिया, कह दिया। अभी कह रहे थे कि गद्दारी का फतवा लगाते हैं, खुद अपनी कौम के ऊपर गद्दारी का फतवा लगा दिया मसूद ने। जिनसे वोट लेके आए हैं उनके ऊपर गद्दारी का फतवा लगा दिया। स्पीकर साहब सुनिए, मैं मीडिया को भी कहता हूं कि जिनका वोट लेके आए वजीरिस्तान के बाजार में, वजीरिस्तान की कौम इकट्ठी हुई है। मैं इस्लामाबाद बैठा हूं, मुझे उनके जश्न का पता नहीं, मुझे उनके जलसे का पता नहीं, मुझे इनके ट्रेडर्स का पता नहीं, लेकिन मुझे पैगाम मिलता है, मैं उनकी वीडियोस देखता हूं कि हमारे साथ मोहब्बत का इजहार, और आपको वहां से भागना पड़ता है। स्पीकर साहब, दूसरी बात के ऊपर आता हूं। इन्होंने एजेंटे और गद्दारी के ऊपर तो बात इसलिए अब खत्म हो गई कि एक बंदा अपनी मफाद के लिए, जब लोगों को हक मिलता है और इसका चेहरा दिखाया जाता है और भागना पड़ता है, तो उस गैरतमंद कौम को, वजीरिस्तान के लोगों को आप एजेंट और गद्दार कह दो तो शर्म आनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। स्पीकर साहब, मैं आज बात करूंगा और मैं पूरी कौम को और इस ऐवान से भी, जो इनके लिए अभी तालियां भी बजा रही थी, मैं इनसे भी पूछता हूं। स्पीकर साहब, चंद सवाल है। 2016 में इसी पार्लियामेंट के अंदर मैं करारदाद लेके आया था। करारदाद का मतन क्या था? करारदाद का मतन था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है, उस सरहद को महफूज किया जाए, उसकी फेंसिंग की जाए, उसकी सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए। वजह क्या थी, मैं उसके ऊपर आता हूं। और फिर इनकी तकरीर और इन जो ये के जिसको लीडर मानते हैं, मैं उसकी तकरीर का हवाला भी आज असेंबली में देना चाहता हूं। मैंने क्या कहा? मैंने यहां पे दलाइल देते हुए कहा कि जब एपीएस का वाकया होता है, स्पीकर साहब, वो मनाजिर क्या पाकिस्तान का कोई भूल सकता है कि बच्चों को जिस बेदर्दी से गोलियां मारी गई, हमारी नजरों के सामने हमारा मुस्तकबिल तारीख करने की कोशिश की गई। हमने अपनी नफरतें, अपना गुस्सा, अपने इख्तिलाफात सब कुछ बुला दिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं और हम दहशतगर्दी की नासूर का, दहशतगर्दी की सोच का, दहशतगर्दों का पाकिस्तान से सफाया करेंगे। एक दूसरा वाकया होता है स्पीकर साहब,
चारसद्दा का अटैक होता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, हमारे नौजवानों को गोलियां मारी जाती है। मैं इन 2 हमलों का हवाला क्यों दे रहा हूं स्पीकर साहब? क्या हमला हुआ तो जो इत्तलात सामने आई, जो रिपोर्ट सामने आई कि दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान से आए थे, पहली बात जो सिम इस्तेमाल हुआ था वो अफगान सिम इस्तेमाल हुआ था। तो स्पीकर साहब, जब ये इत्तलात आती थी कि बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा में मेरे पाकिस्तानियों का, मेरी बलोच कौम का खून गिरता है, जब इत्तलात आती है, रिपोर्ट सामने आती है, तो पता चलता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर ये दहशतगर्दी का वाकया किया गया। जब हमें इत्तलात मिलती है तो इत्तला ये भी मिलती है कि कुनर में मनसूबासाजी की गई। हमें इत्तलात मिलती है कि वहां पे 4 कौंसल खाने इंडिया की तामीर हुए और राव और एनडीएस का नेक्सिस है जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वाकयात करता है। तो स्पीकर साहब, मैंने इस ऐवान से गुजारिश की कि जब आपको पता भी है कि अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, जब आपको पता भी है वहां से एक कार्रवाइयां हुई, तो हम अपनी सरहद को महफूज क्यों नहीं करते? और सरहद के ऊपर बाढ़ का काम शुरू हो जाता है। लेकिन जो अपनी क़यादत की ये बात कर रही थी स्पीकर साहब, परसों क्या कहा गया, सुन ले स्पीकर साहब, कहा गया कि ये बाढ़ नहीं होना चाहिए, लेकिन बाढ़ को तोड़ के फेंसिंग काट के अपने पाक अफवाज के गले में डाल के उनको फांसियां देनी चाहिए, ये इन्होंने कहा है। स्पीकर साहब, मैं पूछता हूं स्पीकर साहब, सुनिए आराम, मैंने सुना है, आराम से सुनिए आप, सुनिए स्पीकर साहब, फिर क्या होता है? मैं इनसे सवाल करता हूं कि मैं खुद करारदाद लेके आया था, मेरे पाक फौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश करके मेरे स्वात और कबाइली अजला में अमन लेके आए, जिनके साथ आवाज इत्तेहादी बैठे हैं, यही वो लोग थे जिनके दौर में ऑपरेशन हुए, आप उनके साथ बैठे हुए हैं। राव अनवर के खिलाफ आपकी तहरीक का आगाज हुआ था। राव अनवर को जिसने बहादुर बच्चा कहा, अब अभी उसकी तारीफ कर रहे थे, स्पीकर साहब, मैं इसलिए ऐवान में बात कर रहा हूं कि मैं सवाल ये करूंगा कि आपने वजीरिस्तान के गैरतमंद कौम को जिससे वोट लेके आए हैं, उनको तो आपने एजेंट और गद्दार कह दिया, लेकिन मैं उनको गैरतमंद पाकिस्तानी समझता हूं। वो लोग समझता हूं जो पाकिस्तान के अमन की खातिर अपने जानों का नजराना पेश करते हैं। लेकिन मैं उनके लिए सवाल करता हूं स्पीकर साहब, सवाल यह है कि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट हुई, फेंसिंग हुई, तो उससे तो मेरे खैबर पख्तूनख्वा और कबाइली अजला में धमाके कम हुए। वही लोग हैं जिनके ऊपर आप सियासत करते हैं, उनकी जान की आपने हिफाजत कर दी, पाकिस्तान को महफूज बना दिया। आज बरतानवी सफीर आके पाकिस्तान में कहता है कि पाकिस्तान के लिए जो बरतानिया है वो ट्रेवल एडवाइजरी चेंज कर देता है। दुनिया में टूरिज्म के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क करार दिया जाता है। जर्मन का सफीर आज इस्लामाबाद से कराची बजरिए रेल सफर करता है कि पाकिस्तान महफूज बन गया जब आपने अपनी सरहदों को महफूज कर दिया। लेकिन आप कहते हैं कि जो फेंसिंग है, जो वहां पे बाढ़ है, उसको काट करके आप ये कर देंगे। शर्म नहीं आती आपको? स्पीकर साहब, एक और चीज पूछता हूं, अभी जो यहां पे फ्रंट रो पे बैठे थे और चले गए, मैं उनसे भी एक सवाल करता हूं कि एक और तकरीर हुई जो परसों की आप बात कर रहे हैं, मैं आपके एफआईआर का भी हवाला देता हूं कि 7 अप्रैल 2018 मर्दान के अंदर एफआईआर, 8 अप्रैल 2018 एक और एफआईआर, 16 जनवरी 2019 एक और एफआईआर, 5 जनवरी 2019 एक और एफआईआर, और इस तरह एफआईआर का बहुत बड़ा सिलसिला है। स्पीकर साहब, हेड स्पीच क्या नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था? क्या पार्लियामेंट को गाली, आपने कहा ना, मेरे लीडर ने कहा था, मेरे लीडर ने पार्लियामेंट के बारे में क्या कहा था कि खत्म नबूवत के कानून के ऊपर जब मेरा ऐवान बैठ के तरमीम करेगा तो क्या सवाल नहीं उठाया जाएगा? क्या उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा? खामोशी इख्तियार की जाएगी? सवाल उठाया, तनकीद की, एहतिजाज किया, गाली नहीं दी, आपने गाली दी। और एक और तकरीर 18वीं तरमीम की, ये यहां पे एक जुमात है बहुत ज्यादा बात करती है, हम सब भी आईन को मानते हैं और हम कहते हैं कि जो आईन है और जो आईन के आर्टिकल्स है उसके ऊपर अमल होना चाहिए। 18वीं तरमीम के हवाले से इन्होंने कबाइली अजला का जिक्र किया, लेकिन उसमें गालियां किसको दी? वफाकी हुकूमत को गालियां, फौज को गालियां, और वहां पे तारीफें किसी और की। तो स्पीकर साहब, मैं पूछता हूं कि 18वीं तरमीम जब मंजूर हो रहा था तो ये तो आईनी तरमीम है, क्या आप आईनी पाकिस्तान को नहीं मानते?
और जिसके साथ आप खड़े हैं, इनके दौर में ये 18वीं तरमीम जो है वो मंजूर हो गया था। अब स्पीकर साहब, मैं चंद गुजारिशात के साथ बात खत्म करूंगा। क्या वजह है स्पीकर साहब? मैंने एक दफा इन्होंने कहा कि गद्दारी का फतवा, मैंने कभी किसी के ऊपर गद्दारी का फतवा नहीं लगाया। आपसे सवाल किए थे, सवाल क्या था? मैंने एक एनडीएस के इंचार्ज का जिक्र किया था। एनडीएस के इंचार्ज का जब मैंने नाम लिया तो सबने, इनके सोशल मीडिया टीम ने और जो सो का लिबरल एक तबका है जो कि जब भी पाकिस्तान फौज को कोई गाली देता है तो उनके इत्तेहादी बन जाते हैं, जो भी इमरान खान को गाली देता है वो उनके सपोर्टर बन जाते हैं, जो हमें गालियां देते हैं वो उनके सपोर्टर बन जाते हैं। इन्होंने एक कैंपेन चलाई। मैंने सवाल किया था कि क्या एनडीएस का इंचार्ज था ताहिर दाऊद की शहादत का भी मैंने इस ऐवान में हवाला दिया था, तो क्या उसको आप नहीं जानते? उसका आपके साथ ताल्लुक नहीं है? एनडीएस के उस इंचार्ज ने क्या कहा था जब ताहिर दाऊद शहीद की बॉडी आ रही थी? इस ऐवान में बैठ के आपको याद होगा कि इसने उसके साथ ताल्लुक को, उन रिश्तों को, उस वाक़े को तस्लीम किया। तो मैं इसकी गहराई में नहीं जाता, लेकिन मैं एक और सवाल करता हूं कि अशरफ गनी को क्या ऐसी मोहब्बत जागी कि इधर ही पाकिस्तान के अंदर एक तरफ आप वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। आपने एक और चीज भी सुनी होगी कि लाहौर के अंदर करतारपुर जो राहदारी हमने खोली थी, कल जो लोग पकड़े गए वो किसकी प्लानिंग थी? हम पाकिस्तान अमन की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान यहां पे सिख बरादरी के लिए भी आसानियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो हमले की कोशिश की गई थी या मुनसूबाबंदी की गई थी उसकी किसकी तरफ से हुई थी? एनडीएस और रा का नेक्सस बना हुआ था, वो एक्सपोज हुआ। लेकिन इधर कोई चीज होती है, वहां से अशरफ गनी और अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इनके हक में बयान देना शुरू कर देते हैं। क्या इन चीजों को हम नहीं जानते? क्या इन चीजों को हम नहीं समझते? स्पीकर साहब, मैं चंद सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सवाल, पहला सवाल कि अगर फेंसिंग से मेरे कबाइली अजला, मेरा पाकिस्तान, मेरे बलूचिस्तान के इलाके महफूज हो गए, जो मेरे बच्चों के रोजाना जनाजे निकलते थे उनकी जान की आपने हिफाजत कर दी, पाकिस्तान को महफूज बना दिया, दुनिया पाकिस्तान के अमन को तस्लीम करने लगी, तो आपको उससे क्या इशू है कि वहां से अगर फेंसिंग के कोई खिलाफ है तो वो कौन सा मुल्क है वो हम सबको पता है, लेकिन आप उसके क्यों खिलाफ है? खिलाफ तो होना तो छोड़ दे स्पीकर साहब कि फेंसिंग का बाड़ काट के हम किसी के गले में डाल के उनको फांसी पे चढ़ाएंगे, ये इनके अल्फाज है। किसको आप खुश कर रहे हैं? क्या पुख्तूनों का, पाकिस्तानियों का अमन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? दूसरी बात कि जब सपोर्ट की बात होती है, सपोर्ट अफगानिस्तान का मैंने जो यहां पे ऐवान में बैठ के हवाला दिया था स्पीकर साहब, मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूं, बल्कि कायम क्या होना कि यही शख्स खुद उन बातों को फ्लोर ऑफ द हाउस तस्लीम कर चुका है। तो मैं सवाल ये करता हूं कि इसके खिलाफ फिर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर कार्रवाई होती है तो चंद जुमातें उनका सपोर्ट में क्यों आ जाती है? वजह क्या है? तीसरी चीज, अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है, कोई साजिशें होती है, उसके हम रोकथाम करते हैं, तो सबसे पहले इंडिया से और अशरफ गनी का बयान इनके हक में क्यों आता है? और चौथा सवाल, स्पीकर साहब, ये यहां पे बड़े डायलॉग मारते हैं, जब मैं बात करता हूं तो ये आके पिछली दफा भी मेरे खिलाफ बड़ी तकरीर की, मेरे ऑफिस आए, मेरे साथ बैठ जाते हैं, मेरे सामने जो बात करते हैं वो मैं जरा बता दूं, क्योंकि असल में सच वो होता है जो लोगों के सामने आप बोल सके, लेकिन इनके लिए आजकल सच्चाई के लिए भी तन्हाई रास आती है, तन्हाई में सच बोलते हैं और जब यहां पे आ जाते हैं तो नंबर बनाने के लिए यहां पे भड़के मारते हैं। वहां पे आके नौकरी किस तरह अपनी पक्की करते हैं मैं आपको बताता हूं। वहां पे आके पाव पढ़ते हैं, पाव सिर्फ नहीं पढ़ते, आगे जाके क्या कहते हैं स्पीकर साहब कि आपके साथ तो हमारी दुश्मनी नहीं है। मुझे ये भी कहा, मुझे ये खुद कहा सामने बैठ के कि अगर आप वो पिछली तकरीर ना करते, हमें आईना ना दिखाते, एक्सपोज ना करते, तो इदारे या कोई हमें नहीं पकड़ सकता था। हमारी दुश्मनी आपके साथ बनी, इसलिए सोशल मीडिया ने कैंपेन की, क्योंकि जब आप बोले तो उस इलाके को जानते थे। स्पीकर साहब, ये सामने ये बंदा बैठ के आंखों में आंखें डाल के मैं इसकी ये बात कर रहा हूं, वहां पे आए, मैंने इसको जो जवाब बात बताई मैं आज ऐवान के सामने रखना चाहता हूं। मैंने कहा कि मेरे स्वास्थ्य में भी ऑपरेशन हुआ था, मेरे भी वहां से जनाजे निकले थे, मेरा स्वास्थ्य भी बर्बाद हो गया था, वहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी, मेरा खुद घर उसमें तबाह हो गया था, मेरी वालदा को, मेरे भाई को गोलियां लगी थी। लेकिन मैं जब 2013 में इलेक्शन जीत के आया, मेरे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ये कि बैनुल अक़वामी ताकतों को खुश करने के लिए मैं अपने मुल्की इदारों
और मुल्क के खिलाफ जहर अफशानी करूं। दूसरा रिश्ता यह था कि अपने लोगों के अगर मैं तर्जुमानी करना चाहता हूं, मैं सामने खड़ा हो जाऊं, मैं मुश्किलात और सख्तियां उनके लिए बर्दाश्त करूं, मैं उनकी आवाज बनूं, उनके लिए आसानियां पैदा करूं, उनकी तरक्की का सफर जारी कर दूं, उसमें अपना हिस्सा डालूं। आपके सामने भी दो रास्ते हैं कि 2004 से 19 तक 18 तक आपने देखा कि वहां पे दहशतगर्दी की जंग हुई, लोगों का नुकसान हुआ। लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया था और आपको भी इसलिए वोट दिया था कि आप यहां पे आके उनके मसाइल हल करें, मसाइल हल करने के लिए कोशिश करें। आप उनको रोजाना कभी आप चेक पोस्ट पे हमला कर देते हैं, वहां पे फौजी जवानों की भी और लोगों की भी जनाजे निकल जाते हैं। किसको खुश कर रहे हैं? फेंसिंग हो रही होती है, एक तरफ वहां से हमला होता है, दूसरी तरफ से आप हमलावर हो जाते हैं। किसको खुश कर रहे हैं? वजीरिस्तान के लोगों का नुकसान हो रहा है, वही वजीरिस्तान के लोग जिनको अभी आपने एजेंट का, जिनको आपने गद्दार का, वो लोग आपको मुंतखब करके आए हैं। तो जवाब इसका ये बनता है स्पीकर साहब कि एक दफा इस बंदे ने वजीरिस्तान के इश्यूज के ऊपर बात की, लोगों का घर का मुआवजा भी मिल गया, दुकानों का मुआवजा भी मिल गया, वहां पे यूनिवर्सिटी भी मंजूर हुई, मेडिकल कॉलेज भी मंजूर हुआ, लड़कियों और लड़कों के कॉलेज भी मंजूर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मंजूर हुआ, तरक्की का सफर शुरू हुआ। हेल्थ कार्ड 100% फाटा को पहुंच गया, वहां पे हर कबायली शख्स का 7,20,000 तक मुफ्त और बेहतरीन इलाज शुरू हो गया। नौजवानों को बगैर सूद के कर्जे मिलना शुरू हो गए। इस तरक्की के सफर में अपना हिस्सा डालो, वो नहीं डालना, वो बात नहीं करनी, लोगों को महरूम रखना है। आज अगर फाटा में तरक्की की बात हो रही है तो आप भी खड़े हो जाओ, तरक्की में हिस्सा डालो। एक दफा इसने यहां पे इशू उठाया था स्पीकर साहब कि मेडिकल कॉलेज में जो फाटा रिफॉर्म्स के स्टूडेंट्स है उनका कोटा डबल किया जाए। मैंने खुद इनको बुलाया, मैंने इनको बिठाया, मेडिकल कॉलेज में वजीरिस्तान के और फाटा के कबायली नौजवानों का कोटा डबल हो गया। इस हुकूमत ने कर दिया। स्पीकर साहब गुजारिश यही थी स्पीकर साहब कि यहां पे जो डायलॉग और भड़के मारी गई और जो गालियां आप लोगों ने दी है इस पार्लियामेंट को, बहुत सारे लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। खुद घर जाके वो वीडियो क्लिप एक दफा देख लीजिएगा, उसमें मुझे गाली नहीं मिली। इस पूरे ऐवान को और आप सबको गालियां दी गई है। नंबर 2, 18वीं तरमीम का पीपल्स पार्टी से मैं मुखातिब हूं कि 18वीं तरमीम का आप लोग हिफाजत करते हैं। आप लोग कहते हैं कि आईन का 18वीं तरमीम को आप ओन करते हैं। उसके हवाले से क्या गालियां दी गई वो भी खुद जाके सुन लीजिएगा। तीसरी चीज ये कि फेंसिंग से जो अमन बरकरार हुआ उसको तोड़ने की वो क्या बातें हुई वो भी खुद सुन लीजिएगा। स्पीकर साहब हमें कोई यहां पे आके गैरत का, पुख्तूनवली का, यहाँ पे लोगों की नुमाइंदगी का लेक्चर ना दे। स्पीकर साहब जब इनकी तंजीम नहीं बनी थी तो पुख्तून के हवाले से एक इशू हुआ था जो असल इशू था। ये घर में छुपे हुए थे, ये कहीं पे नजर नहीं आ रहे थे। और ये जो खड़ा है यहाँ पे, ये तो खुद वहां पे ड्रोन हमलों और पुख्तूनों के खिलाफ रोजाना ट्वीट करता था। अगर राना सनाउल्लाह ने उस वक्त कहा था कि जहां जहां पे पुख्तून पॉकेट्स हैं वहां पे ऑपरेशन किया जाएगा, हम ये वो लोग तो थे जो इस ऐवान में खड़े होके एहतिजाज भी करते हैं और जवाब में हमें गालियां भी मिलती है, हमें थ्रेटन भी किया जाता है। इस ऐवान के यही जो आपके सपोर्टर्स है ये थे। लेकिन स्पीकर साहब ये कहीं पे नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाकों में तरक्की हो रही है, खुशहाली का सफर शुरू है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, तरक्की में अपना हिस्सा डाले। पाकिस्तान के अमन को दुनिया तस्लीम कर रही है, उसको आप खुदा के लिए आग में मत धकेले। मेरी ये गुजारिश है स्पीकर साहब, इंशाअल्लाह ये चाहे ना चाहे, वजीरिस्तानियों को एजेंट कहे या गद्दार कहे, मैं वजीरिस्तानियों को ओन करता हूं, इसी तरह उनकी नुमाइंदगी करता रहूंगा। इमरान खान करता रहेगा, उनको तरक्की और खुशहाली में हिस्सा देते रहेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा, इनकी नजरों के सामने करेगा। पाकिस्तान का ऐवान इसी तरह कबायलियों के मसाइल हल करेगा। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी नाज़रीन, इमरान सईद की यह तकरीर एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में नई बहस छोड़ गई है। मौसम दावर के खिलाफ दिए गए सख्त बयानात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है।
अब सवाल ये है कि क्या इस मामले पर मजीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा? क्या कौमी असम्बली के अंदर सियासी कशीदगी मजीद बढ़ेगी और क्या आने वाले दिनों में मजीद सख्त तकरीर देखने को मिलेगी? आप इस पूरी सूरत-ए-हाल को किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर बड़ी सियासी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।